ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के धारवाड़ हुगली के प्रत्याशी, भारत सरकार में मंत्री, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे विधायक श्री अरविंद बेल्लार जी, श्री महेश जी, हमारे एमएलए श्री तिपन्ना जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री निगम्मा जी, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट एमआर पाटिल जी, प्रदीप शेट्टर जी, श्रीमती वीणा भरद्वाज जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी अभी इस जनसभा में अरविंद बेल्लार जी ने और प्रहलाद जोशी जी ने आपको इस चुनाव के मुद्दे और उन मुद्दों पर चुनाव किस तरीके से आपने निर्णय करना है, इसके बारे में उन्होंने आपके सामने दलील रखी है। मैं आप लोगों के सामने चुनाव की दृष्टि से अभी जो मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, उसने इस बात को मेरे मन में पक्का कर दिया है कि आपने 7 तारीख को प्रहलाद जोशी को फिर से दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। लेकिन मित्रों, यह चुनाव सिर्फ प्रहलाद जोशी जी को दिल्ली भेजने का ही नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प का चुनाव है। यह चुनाव भारत को आगे ले जाने के लिए एक स्थिर सरकार और मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का संकल्प है। यह चुनाव भारत की राजनीति की संस्कृति बदलने के जो शुरुआत मोदी जी ने की है, उस पर मुहर लगाने का संकल्प का सुझाव है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मजबूत सरकार का मतलब क्या होता है, स्थिर सरकार का मतलब क्या होता है। मजबूत सरकार का मतलब यह होता है कि जो बात हम 1952 में कहते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, आपने मजबूत सरकार 2014 में, 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में दी और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संविधान की दृष्टि से अभिन्न अंग था, है, रहेगा और संपूर्णता में उसको जोड़ने का काम किया। तो वो मजबूत और स्थिर सरकार मोदी सरकार ने किया। आप जानते हैं कि स्थिर सरकार का मतलब क्या होता है।
मजबूत सरकार का मतलब क्या होता है? लंबे समय से कहा जा रहा था कि मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाओ, 3 तलाक को समाप्त करो। सुप्रीम कोर्ट कहता था 3 तलाक को समाप्त करो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, लेकिन हमारे भारत में 3 तलाक मौजूद था। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति, लाखों बहनों को 3 तलाक से निजात दिलाई गई और उन मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाने का काम मोदी जी की स्थिर सरकार ने किया। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे विरोधी हमारा उपहास उड़ाते थे कि कब बनाओगे, कब बनाओगे। मोदी जी ने राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया और 22 जनवरी को रामलला भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठा हुई। यह भी हम लोगों ने देखा है। अगर मैं संस्कृति की बात करूं तो एक समय था जब चुनाव का मतलब होता था जनता को लोभ लुभावने नारे दो, वायदे करो और उसके बाद भूल जाओ। और कांग्रेस पार्टी तो वायदे करके भ्रष्टाचार करने का काम और मलाई खाने का काम करती रही। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार रही जिसने तय किया, मोदी जी ने तय किया कि हम भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डालेंगे। यह डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा, यह वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, यह अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब भारत में चलेगा तो सिर्फ विकासवाद चलेगा और हर एक के विकास की बात होगी। और विकास में भी क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सभी को आगे बढ़ाना है, सभी को आगे बढ़ाएंगे और उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ने तय किया गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, हमारा आदिवासी भाई, इन सब को मुख्य धारा में लाकर इनका सशक्तिकरण किया जाएगा, इनको ताकत दी जाएगी। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि लगभग 11 करोड़ घरों को आज पानी का कनेक्शन दिया गया। हर घर नल, हर घर जल। पहले बहनें घंटों पानी का इंतजार करती थी, घंटों। उनका दिन का 3-3 घंटा सिर्फ पानी इकट्ठा करने में लगता था। आज मोदी जी का संकल्प है हर घर नल, हर घर जल। यह महिला का सशक्तिकरण हुआ। पहले बहनें अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए, शौच के लिए सूर्योदय से पहले घर से निकलती थी और खुले में जाती थी और सूर्यास्त के बाद अपने नेचुरल नीड्स के लिए जाया करती थी। क्या संख्या थी? 12 करोड़ बहनें, 12 करोड़। किसी ने इनकी चिंता नहीं की। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर के लाइफ विद डिग्निटी, जीवन इज्जत के साथ जीने का रास्ता दिखाया। 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया। ये बहनें लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, धुआं लेती थी अपने छाती पर। आज गैस का कनेक्शन उनको दिया गया, गैस का सिलेंडर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं पहले भी आज सुबह बता रहा था, मैं फिर बताना चाहूंगा। इंदिरा आवास योजना में कांग्रेस के जमाने में एक पंचायत में साल भर में 2 घर मिलते थे, 2 घर। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ घर बने हैं, 4 करोड़ घर।
और एक एक वार्ड में और एक एक पंचायत में 40-40 घर बने, 40 घर बने। एक फर्क आ गया, एक बदलाव आ गया। और मोदी जी ने तय किया है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे आपके आशीर्वाद से, और 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। आज भारत आर्थिक दुनिया में 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंच गया, 5वें नंबर पर पहुंच गया। आज अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आज यूरोप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आज जापान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आज रशिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आज ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सभी कोरोना के चपेट में आकर और यूक्रेन की लड़ाई के कारण ये मुसीबत में है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि अगर कोई चमकता हुआ सितारा और ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, भारत को वो आगे मानते हैं। और हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी 4 जून को बनेंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन जाएगा, तीसरी अर्थशक्ति बन जाएगा। उसी तरीके से आज रेलवे की बात कीजिए। आपने देखा होगा आज हुबली का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बन रहा है। एक और रेलवे स्टेशन अपना धारवाड़ का रेलवे स्टेशन, वो भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि रेलवे में कर्नाटक में 8.5 गुना बजट बढ़ा दिया गया है और रेलवे के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी में देश में जहां 5 राज्यों में 5 शहरों में थी, आज 27 शहरों में मेट्रो चल रही है, 27 शहरों में। उसी तरीके से नेशनल हाईवे आज 1,40,000 किलोमीटर बन गए हैं। हम दवाई में दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। दुनिया को हम सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवाई दे रहे हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से। दुनिया की डिस्पेंसरी आज भारत बन गई है। पेट्रोकेमिकल में हम 106% बढ़ गए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। आपके हाथ में मोबाइल होगा, मैं बार बार लोगों को बताता हूं, 10 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज मोबाइल 92% भारत बना रहा है। और उसी तरीके से स्टार्टअप्स में भी भारत पहले नंबर पर है। मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो भारत का एग्रीकल्चर 5 गुना बढ़ गया है, 5 गुना बढ़ गया है। हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 11 करोड़ 78 लाख लोग, 12 करोड़ लोग के आसपास हर चौथे महीने 2,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उनके बैंक के खाते में जा रहा है। किसानों को ताकत दी गई है। और उसी तरीके से एमएसपी के दृष्टि से भी काम हुआ है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, मोदी जी लगभग 11 करोड़ परिवारों, 80 करोड़ परिवारों को यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहुंचा रहे हैं। और इसके कारण आज भारत की गरीबी 25%, भारत के 25 करोड़ लोग भारत की गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। इस तरीके की स्थिति आई है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आपके कर्नाटक में 4 करोड़ लोग हैं जिनको यह गरीब कल्याण अन्न योजना का 5 किलो चावल मिल रहा है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और उसी तरीके से मैंने पहले कहा
किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत गरीब लोगों को, 55 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, गरीब परिवार, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का हर साल हेल्थ कवर दिया और उनको 5 लाख रुपए का कवर दिया। यह हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से अभी मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा प्रहलाद जी को, आज कोई कांग्रेस का एडवर्टीजमेंट आया है कि हम इतना देते हैं और इतना आता है, इतना रह जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि आज इस दृष्टि से आप स्पष्ट हो जाइए कि भारत सरकार 4 गुना ज्यादा कर्नाटक की फंडिंग बढ़ा चुकी है। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। ये कांग्रेस वाले किस मुंह से केंद्र पर आरोप लगाते हैं? ये भूल गए अपने 80,000 करोड़ रुपए आप दिया करते थे कर्नाटक को, 80,000 करोड़ रुपीस, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी 2.93 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं कर्नाटक को। यह भी याद रखिएगा। पत्रकार मित्रों, नोट कर लो, 80,000 crore rupees given by Congress government, and today Prime Minister Modi is giving 2.93 lakh crore rupees. ये 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास दिया जा रहा है। उसी तरीके से विकास की दृष्टि से अगर हम बोलें तो हर तरीके से जोड़ने का काम भारतीय सरकार ने किया है। आज आपका एनुअल पर कैपिटा इनकम 79,621 रुपीज हो गया है कर्नाटका का। यह भी हमको याद रखना चाहिए। कभी कांग्रेस ने सोचा था कि पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे? आज कुलबर्गी में, कलबुर्गी में आज मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। कभी आपने सोचा था कि आपको स्मार्ट सिटी मिलेगी? आज बेलगावी, बेंगलुरु, दावनगिरी, धारवाड़, हुबली, मंगलुरु, शिवमोगा, तुमकुरू, ये सभी स्मार्ट सिटी के रूप में बना रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने कभी सोचा था? ये कांग्रेस वालों से पूछना, मैंने आज पत्रिका पढ़ी, ये जो झूठ का पुलिंदा है, कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है। झूठ बोलना इनके रग रग में बसा हुआ है। दे आर बंडल ऑफ लायर्स। मैं पूछना चाहूंगा, कभी आपने सोचा था कि भारत में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर बेंगलुरु में खुलेगा? आज बोइंग का सबसे बड़ा सेंटर अमेरिका के बाद खुला है तो कर्नाटक के बेंगलुरु में खुला है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से आज हाईवेज की बात मैं करना चाहूंगा। 4,600 किलोमीटर, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके ये हमारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलोर रिंग रोड, सोलापुर कुर्नूल चेन्नई कॉरिडोर, ये सारे जो हाईवेज हैं ये कर्नाटक को विकास के नए पथ पर डाल रहे हैं। आज 7 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो कर्नाटक में चल रही हैं, और लगभग हमारे कुल मिलाकर के 56 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो कर्नाटक में अमृत भारत में विकसित किया जा रहा है। और आने वाले समय में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगा। इस तरीके से विकास हो रहा है। इसलिए विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। अभी शिवमोगा का एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया। हर एक दृष्टि से विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 3 करोड़ आवास बनेंगे अगले 5 साल में। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगले 5 साल फिर से दी जाएगी। और वहीं 3 करोड़ बहनों को मोदी जी लखपति दीदी बनाएंगे। इसके लिए भी विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरीके से विकास के नए नए काम हो रहे हैं। और इसलिए आपसे मैं प्रहलाद जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और प्रहलाद जोशी जो हमारे सीनियर नेता हैं,
इनको आपने फिर से आशीर्वाद देना। 7 तारीख को कमल का बटन दबा करके आपने इनको समर्थन देना। बोलिए, इनको समर्थन मिलेगा ना? मिलेगा ना? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, मिलेगा ना? कमल का बटन दबेगा ना? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? मैं यहां आपके सामने कुछ और बातें भी रखना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये कैसा कर्नाटक हो गया कांग्रेस के राज में, ये सिद्धारमैया के राज में, ये डी.के. शिव कुमार के राज में, उसका भाई डी.के. सुरेश, ये क्या देशद्रोही कामों में जुट गए हैं? क्या कर रहे हैं? आपने कभी सोचा था कि विधानसभा में पाकिस्तान के नारे लगेंगे? और शर्म नहीं आती सिद्धारमैया को? शर्म नहीं आती डी.के. शिव कुमार को? और शर्म नहीं आती राहुल गांधी को, जो सिद्धारमैया कहते हैं कि मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं देखूंगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट को पर विश्वास नहीं करते हैं, इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं? कैसी कैसी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने इनको कहां तक पहुंचा दिया है? ये देश को नुकसान पहुंचाने वाले वक्तव्य को खंडन तक नहीं करते हैं, कंडेम तक नहीं करते हैं। कंडेम करने में भी इनको तकलीफ आती है। बोलिए, ऐसा कर्नाटक आपने देखना है क्या? ऐसा कर्नाटक देखना है क्या जहां पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे विधानसभा में लगे और सिद्धारमैया चुपचाप रहे, मूक दर्शक रहे? डी.के. सुरेश पार्लियामेंट में जाके बोलता है कि साउथ के स्टेट्स को, दक्षिण के स्टेट्स को अलग देश बना देना चाहिए। बोलिए, आप ऐसे लोगों को वोट देंगे क्या? ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह है क्या? डी.के. शिव कुमार के मुंह बोलती बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या राजनीति में? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? आप बताइए। ये आज घटना घटी, मैं गया था उनके घर, कांग्रेस के काउंसलर के घर। आप स्थिति देखिए, क्या वक्तव्य सिद्धारमैया ने दिया, क्या वक्तव्य जी परमेश्वरन ने दिया। कोई बोलता है इट इज ए नॉर्मल इंसिडेंट, कोई बोलता है इट इज एन एक्सीडेंट। तुम इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना चाहते हो, तुम इन्वेस्टिगेशन को डाइल्यूट करना चाहते हो, तुम तुष्टीकरण के कारण सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखते हो। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने देना है क्या? इनकी कोई जगह होनी चाहिए क्या? ये क्या क्या तमाशा बना दिया है, क्या परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी है, किस तरीके का तुष्टीकरण चल रहा है? आप बताइए। आपने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, अब आपके ध्यान में आया कि मंदिरों पर टैक्स लग गया है? ध्यान में आया कि नहीं आया? मंदिरों पर टैक्स लग गया। कभी सोचा था आपने कि इस तरीके की घटना घटेगी? कैसी सरकार आ गई? आपके कभी ध्यान में आया कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के साथ मारपीट हो जाती है? आपके ध्यान में आया कि किस तरीके से लोग राजनीति में तुष्टीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं? और आपके ध्यान में आया कि यही कर्नाटक जो 5 साल शांत था, आज बम के ढेर पर खड़ा है? आपके ध्यान में आया कि यही कांग्रेस पार्टी पीएफआई और एसडीपीआई की समर्थक और इनके प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी हो गई है? ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आने देना है क्या? आगे आने देना है क्या? मैं और बताता हूं, ये कांग्रेस पार्टी, ये इंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये कोई और अलायंस नहीं है, ये 2 बातों का अलायंस है। एक अलायंस है परिवारवादी पार्टियां अपना परिवार को, पार्टी को बचाने में लगी, और दूसरा ये सब पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने पर लगी। एक तरफ मोदी जी हैं जो बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और एक तरफ ये इंडिया अलायंस है जो बोलता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ बचाओ बचाओ। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो भैया, हां या ना? कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया?
चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? 3G घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने ना अंतरिक्ष छोड़ा, न गगन छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी। सभी लोक में भ्रष्टाचार किया। ये लोकचारी पार्टी बनी, भ्रष्टाचारी पार्टी बनी। आप बताइए, ये मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? फूड ग्रेन का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये लालू प्रसाद यादव और इसका परिवार चारा खा गया कि नहीं खा गया? मवेशियों का चारा खा गया कि नहीं खा गया? आप बताइए, नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? ममता की सरकार ने टीचर्स का भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? केसीआर की सरकार ने, कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के स्टालिन के परिवार ने 1.32 लाख करोड़ रुपए की आमदनी पब्लिक की कि नहीं की? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये भ्रष्टाचारी नहीं तो और क्या है? ये सारा इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बताओ भैया, बेल पर है कि नहीं? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं? आप बताइए, ये टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं? ये डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं? आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? आप बताइए, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं? आजम खान जेल में है कि नहीं? टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं? डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं? ये सारा इंडिया अलायंस या तो बेल पर है या जेल में है। ये स्थिति आकर के खड़ी, ये सारे के सारे। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? अगर नहीं आने देना है तो धारवाड़ हुबली को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी और प्रहलाद जोशी जी को आशीर्वाद देकर 7 तारीख को दिल्ली भेजना होगा और कर्नाटक के सारे एमपीज को बीजेपी के और हमारे एनडीए के अलायंस पार्टनर्स को जिता के भेजिए। यही आपसे निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटका। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುತ್ತಗಟ್ಟೆ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ